40 ट्रक अमेरिका के डिट्रॉइट में डिलीवरी करते हैं, लेकिन ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं है। अमेरिका के एरिजोना, अरकानसास और टेक्सास की सड़कों पर दौड़ते ये ट्रक पेप्सिको कंपनी का सामान ढो रहे हैं। ये इजुशु ट्रक गाटिक स्टार्टअप की ऑटोनोमस टेक्निक से लैस हैं, इसलिए ड्राइवर की जरूरत नहीं है। 3 साल तक एक सेफ्टी ड्राइवर के साथ टेस्टिंग के बाद जून 2025 से ये बिना ड्राइवर सड़कों पर दौड़ रहे हैं। पेप्सिको के मुताबिक तब से एक भी एक्सीडेंट नहीं हुआ है और 99% मौकों पर डिलीवरी समय पर हुई है। इंसानी ड्राइवर की तरह यहाँ थकने, बीमार होने या देर तक ड्राइव करने जैसी सीमाएं नहीं है। फिलहाल ये छोटी दूरी और लगातार एक ही रूट पर दौड़ रहे हैं। लंबी दूरी, कई जगह सामान उतारने और व्यस्त रूटों पर ट्रक चलाने का काम अब भी इंसान ही कर रहे हैं। गाटिक ऐसे सैकड़ों ट्रक चलाने वाला है और उसे करीब $60 करोड़ के मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके हैं। हालांकि हर कोई इस मामले पर साथ नहीं है। ड्राइवर यूनियनों ने कई अमेरिकी राज्यों में ऑटोनोमस वाहनों में ड्राइवर का होना अनिवार्य बनाने की बात कही है, लेकिन ऑटोनोमस ट्रकों के बारे में फिलहाल कोई भी संघीय नियम मौजूद नहीं है। पेप्सिको में कई हजार ट्रक ड्राइवर हैं। कुछ की नौकरी तो उपकरणों और डिलीवरी का काम संभालने से बची रहेगी, लेकिन ऑटोनोमस ट्रकों के बढ़ने से कई ट्रक ड्राइवरों की नौकरियां जाएंगी। ऐसे 41 ट्रक। पिछले हफ्ते एक खबर आई कि भारत में 58 इंजीनियरिंग कॉलेजेस बंद हो गए हैं। ये तो कोई बड़ी बात नहीं। देश में 45,000 से ज्यादा कॉलेजेस हैं। चाइना के बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट्स देने वाला देश है। 1200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, IIT हैं, IIM हैं। सिलिकॉन वैली की 20 से ज्यादा मल्टी बिलियन डॉलर कंपनियों के CEO भारतीय मूल के हैं। तो हमें क्या फिक्र है? हमें क्यों परेशान होना चाहिए? परेशान होना चाहिए क्योंकि भारत की डिग्रियां अपना काम नहीं कर रही हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था की एक तस्वीर और है जो पूछती है कि भारत की एजुकेशन क्या किसी काम की है? भारत की उच्च शिक्षा में एक बड़ी समस्या यह है कि शिक्षा के लिए पैसा बहुत असमान तरीके से बटा हुआ है। 2018 में संसद में सरकार ने एक रिपोर्ट रखी थी। उसमें बताया गया कि IIT, IIM, NIT और IIIT जैसे 97 एलीट संस्थान थे। जितने छात्र हायर एजुकेशन में कुल हैं, उनमें से 3% ही इन संस्थानों में हैं। लेकिन इन्हें केंद्र सरकार के उच्च शिक्षा बजट का 50% से ज्यादा हिस्सा मिलता है। इस असमानता को और करीब से देखें तो तस्वीर और साफ होती है। IIT अकेले कुल केंद्रीय उच्च शिक्षा बजट का करीब 27% हिस्सा लेते थे, जबकि उनमें सिर्फ 1.18% छात्र पढ़ते थे। NIT को करीब 18% बजट मिलता था, जबकि उनमें 1.37% छात्र थे। इसका मतलब है कि बाकी 97% छात्र जो हजारों यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में पढ़ रहे थे, उन्हें बजट का आधे से भी कम मिलता है। हालांकि इस तर्क के पीछे दूसरा पक्ष भी है। जो लोग बड़े संस्थानों को ज्यादा फंड देने का समर्थन करते हैं, उनके पास भी मजबूत दलील है। IIT भारत के कुल वैज्ञानिक शोध में सबसे बड़ा योगदान देते हैं। 2001 से 2020 के बीच भारत के कुल वैज्ञानिक शोध उत्पादन में IIT का योगदान करीब 15.8% रहा। ये योगदान उनकी संख्या के हिसाब से बहुत बड़ा है। अगर वही पैसा 45,000 कॉलेजों में थोड़ा थोड़ा करके बांटा जाएगा तो शायद एक भी ऐसा संस्थान नहीं बनेगा जो दुनिया के बड़े संस्थानों से, बड़े इंस्टीट्यूट से मुकाबला कर सके। इससे सिर्फ औसत दर्जे की व्यवस्था और फैल जाएगी। लेकिन ये भी तो सोचिए कि अगर 97% छात्रों को फंडिंग ही नहीं मिलेगी तो अधिकतर हिस्सा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। हम लोग आ चुके हैं। इस छलांग के साथ पेरिस की सेन नदी में 80 साल बाद तैराकी की प्रतियोगिता शुरू हो गई। आईफिल टावर के पास आयोजित हुए इस इवेंट में सैकड़ों तैराकों ने हिस्सा लिया, लेकिन इसमें 80 साल क्यों लग गए? क्योंकि सेन नदी प्रदूषण की वजह से इतनी गंदी हो गई थी कि इसमें तैरने पर बैन लगा दिया गया था। 2024 में हुए पेरिस ओलंपिक के दौरान भी इसमें तैरने को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन फ्रांस ने इसे दोबारा साफ करके तैरने लायक बना दिया है। ये बहुत शानदार है। एक तरफ आईफिल टावर और दूसरी तरफ पुल। यहाँ तैरना एक खास अनुभव है, इसलिए हमें इसका पूरा लुत्फ उठाना चाहिए। ये शानदार था। मैंने बहुत समय से तैराकी नहीं की थी। सेन नदी में तैरना वाकई अच्छा है। पानी बहुत ही बढ़िया है। इतनी भीड़ को रेस में हिस्सा लेते देखना बहुत अच्छा लगा। भीषण गर्मी झेल रहे फ्रांस के लोगों के लिए ये रेस किसी मजे से कम नहीं रही होगी। बुलडोजर चलाते ये हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। वो नशीली दवाओं को कुचल रहे हैं। शर्मा ने ड्रग तस्करी के खिलाफ सख्त अभियान का ऐलान किया है। इसकी शुरुआत 9 जिलों में 472 करोड़ रुपए की जब्त ड्रग्स को नष्ट करके की गई है। इन ड्रग्स में कफ सिरप की अवैध बोतलें भी शामिल थीं। शर्मा ने कहा कि ड्रग तस्करी के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य में 3,227 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई हैं और 3300 मामले दर्ज किए गए हैं। 21 नवंबर 2016 ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में एक भीषण आंधी आई और उसके कुछ ही घंटों बाद करीब 10,000 लोग एक साथ सांस की तकलीफ लिए अस्पताल पहुंचे। कई लोगों को जिंदगी में पहली बार एस्मा जैसा दौरा पड़ा था। इनमें से 9 लोगों की जान चली गई। इस घटना को नाम दिया गया थंडरस्टॉर्म एस्मा। अस्पताल पहुंचे मरीजों में बड़ी तादाद भारतीय, श्रीलंकाई, नेपाली और दक्षिण पूर्व एशियाई मूल के लोगों की थी। लेकिन इसकी वजह कोई अलग जीन नहीं बल्कि माइग्रेशन था। मेलबर्न के इस इलाके में राई ग्रास नाम की घास बहुत ज्यादा पाई जाती है, जो दुनिया में एलर्जी पैदा करने वाले सबसे ताकतवर पौधों में से एक है। भारत में यह पौधा उतनी संख्या में नहीं देखा जाता, इसलिए इन लोगों का पहले कभी इस पॉलन से ज्यादा सामना नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद कई साल तक लगातार इसके संपर्क में रहने से उनके शरीर ने धीरे धीरे इसके खिलाफ एलर्जी विकसित कर ली। इसे सेंसिटाइजेशन कहा जाता है, यानी शरीर का वक्त के साथ किसी चीज के प्रति संवेदनशील होते जाना। अगर आप भी भारत से किसी दूसरे देश में जाकर कुछ साल बाद